देखिए बच्चा, ये आप लोगों का कई दिनों से बोल रहे थे ना, अति लघु प्रश्न बताइए इम्पोर्टेंट ना जी। तो संपूर्ण किताब से बताएंगे पूरा, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक चलेगा। बड़ा लंबा चलेगा जी, है ना, बहुत लंबा चलेगा। और आप लोग फ्यूचर के डॉक्टर हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि फ्यूचर में आप लोग क्या करें, डॉक्टर बने ना। फ्यूचर के डॉक्टर आप लोगों को लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो देखिए, हर चैप्टर वाइज चला जाएगा, ये नहीं कि ये चैप्टर खत्म तो हम चले जाए आखिरी में, सीरियल नंबर से चला जाएगा ना। तो देखिए बच्चा, अगर सीरियल नंबर से चला जाएगा तो आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी, है ना। और जितना अति लघु है सब पढ़ डालिएगा, समझ गए ना। पढ़ लेंगे तो शायद आप लोग अच्छा नंबर स्कोर कर जाएंगे। अति लघु फिर कहीं से छूटेगा नहीं। आप लोगों का अभी प्री बोर्ड आने वाला है, उसमें भी देखिएगा सब क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का होता है लैंगिक पुष्पों में लैंगिक जनन, है ना। पुष्पों में लैंगिक जनन से लेकर पर्यावरण के मुद्दे तक सबका क्या किया जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देता है ना कि सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं। सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं। आभासी फल का मतलब वे फल जिससे क्या होते हैं, बीज से नहीं उत्पन्न होते हैं। वे फल जो बीज से क्या होते हैं। तो देखिए, आभासी फल कहते किसे हैं, तो वे फल जिनका निर्माण बीज से नहीं होता है। जब बीज से निर्माण होगा उसे सत्य फल कहते हैं, लेकिन जो बीज से नहीं निर्माण होंगे उसी को क्या बोलते हैं, आभासी फल या झूठा फल या फिर असत्य फल, ट्रू फ्रूट कि फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट ना, यही होता है। तो वही है, सेव के फल निर्माण में क्या क्या लगते हैं, पुष्पासन आता है, बाह्य दल आता है, दल पुंज आदि शामिल होते हैं, लेकिन बीज बीजांड शामिल, क्योंकि बीज ही किस में बदल जाते हैं, बीजांड में। तो जो बीजांड से उत्पन्न होगा उसी को न सत्य फल कहेंगे, तो वो तो होते नहीं हैं, जिस कारण इसको क्या बोल दिया जाता है, असत्य फल या फिर झूठा फल। ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो एक नंबर की टाइप की, नहीं तो लिख देंगे एक पेज और कहेंगे कि हम तो पूरा करके आए हैं। तो इधर ही आप एक पेज करेंगे ना तो उधर ही लंग क्वेश्चन छूटेगा। जितना रहेगा ज्यादा से ज्यादा 30 शब्दों में कोशिश करिए, एक नंबर वाला क्वेश्चन जो पूछा है एकदम सटीक वही उसका। न तो आप क्या करेंगे, सेव को आभासी फल किसे क्यों कहते हैं, तो पहले आभासी फल किसे कहते हैं वो लिखेंगे, फिर इसके बाद सेव को कहते हैं, तब तक पता चला कि क्वेश्चन लंबा चला जाएगा आंसर। तो जो पूछा है वही। तो सेव के में क्या होते हैं, सेव के फल के निर्माण में क्या होते हैं, पुष्पासन, बाह्य दल और दलपुंज, यही लेते हैं ना भाग। तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, आभासी फल। दूसरा क्या कहता है कि त्रिसंलयन क्या होता है। त्रिसंलयन जी, त्रिसंलयन तो क्या है, द्वितीय केंद्रक में दो केंद्रक पहले से होते हैं। द्वितीय केंद्रक में दो केंद्रक पहले से होते हैं। इसका जब पढ़ाया जाएगा लांग में, जब वो होगा, जैसे लांग टाइप क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसमें इसका विस्तृत वहां पर अध्ययन किया जाएगा। तो देखिए, द्वितीय केंद्रक एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। द्वितीयक को हम लोग सहायक केंद्रक भी बोलते हैं, सहायक केंद्रक। तो वही द्वितीय केंद्रक में दो केंद्रक पहले से क्या होते हैं तथा नर केंद्रक से मिलने के बाद इनकी संख्या कितनी हो जाती है, दो को तो ऑलरेडी पहले ही से केंद्रक में बैठे हुए हैं, और जो ही नर केंद्रक से मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे संख्या 3, और वही 3 मिलने के कारण इस प्रक्रिया को क्या कह देते हैं, त्रिसंलयन। यह प्रक्रिया भ्रूणकोश में होती है। याद कर लीजिएगा, त्रिसंलयन में यानी कितने पाए जाएंगे, 3। 2 द्वितीय केंद्रक का, एक कौन सा मिल जाता है, नर केंद्रक। यानी ऐसे लिख सकते हैं, इसी को 2n पहले से रहेगा और एक और आ जाएगा क्या, नर, यानी ये क्या होगा, नर केंद्रक, जिस कारण इसी को क्या बोल देते हैं, त्रिसंलयन। समझ रहे हैं ना, भूलिएगा मत।
अब इसके बाद फिर रिवीजन के लिए कोई मौका नहीं है। जहाँ भी डाउट होगा तुरंत कि ये डाउट है तो त्रिसंलयन को याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिसंलयन कहीं ना कहीं आपको पेपर में जरूर मिल जाएंगे। इसके बाद आता है टेपिटम कहाँ स्थित होते हैं, इसका क्या कार्य है। टेपिटम है ना, जैसे मानव में चाहे स्तनधारी जीवों में प्लेसेंटा होता है जो भ्रूण को क्या करता है, पोषण देता है ना, प्लेसेंटा ही ना भ्रूण को पोषण देता है। उसी तरह टेपिटम जो होता है पराग कोष, नाम सुने हैं, उसकी सबसे भीतरी भाग होता है जिसको क्या करता है, पराग कण को पोषण प्रदान करता है। टेपिटम का काम है पराग कण को पोषण देना, जैसे प्लेसेंटा का काम क्या है, भ्रूण को पोषण देना, उसी तरह टेपिटम का काम है पराग कण को पोषण देना। समझ गए हैं। तो वही तो क्या कर रहे हैं, पराग कोष की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, टेपिटम। किसको, पराग कोष की सबसे भीतरी परत को, सबसे भीतरी यानी सबसे आंतरिक जो होती है, जैसे प्लेसेंटा का है, यह पराग कणों को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। इसमें से विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम और हार्मोन्स का भी स्राव होता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम और हार्मोन्स याद कर लीजिए बच्चिया, न तो पेपर में आई और छोड़ कर अगर आ गए तो बहुत दुख होगा। अगर डूबना ही है तो मन से डूबे, कि कुछ न कर आए। कुछ लोग होते हैं कि सब कुछ कर आ जाते हैं, है ना। तो आप लोग अभी से लग जाएंगे, अभी टाइम है जी, सब लग रहे हैं, जल्दी टाइम है, लेकिन आप उसको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना होगा। और वो भी कैसा, लगातार। जैसे वो कहानी सुने हैं ना, कुआं वाला, कुएं में कई मेढक थे, कुएं में 7-8 मेढक गिर गए थे। सबने 2-3 बार प्रयास किया, नहीं निकल पाए, कोई नहीं निकल पाया। फिर भी अब सब मान लिए थे कि अब हमको इसी में जीना और मरना है, अब मर जाएंगे इसी में और जिएंगे तो इसी में। लेकिन एक मेढक था, वो हार नहीं माना, वो लगातार चढ़ रहा था, गिर रहा था, चढ़ रहा था, गिर रहा था, लगातार इतना किया, 100 से अधिक बार कर लिया। लेकिन एक क्षण ऐसा आया कि उसकी छलांग जो है ऊपर चला गया। ऊपर चला गया तो क्यों चला गया, कि उसने क्या किया था, निरंतर प्रयास किया था, और निरंतर प्रयास किया तो ऊपर चला गया। होता है ना। तो वो आपको अब निरंतर करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आज पढ़ लेंगे तो फिर 2 महीना 10 दिन के बाद पढ़ेंगे तो फिर कहानी आपकी खत्म। अब जो भी मेहनत करिए, जो भी सब्जेक्ट, उसको निरंतर पढ़िए। कोई भी सब्जेक्ट को आप मत कहिए कि आज हम बायो पढ़ लेते हैं तो कल हम केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो कल परसों फिजिक्स पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन सब पढ़िए। न तो टाइम टेबल आया है जो पता ही है, जो आप लोग सोचते थे कि गैपिंग हो जाएगी 4-4, 5-5 दिन की, इस साल गैप नहीं है। 1 दिन का गैप है, दूसरे दिन पेपर लगातार है। तो अभी से लग जाइए, समय है। इसके बाद आता है क्या, अनिषेक जनन क्या है। देखिए, अनिषेक जनन बिना निषेचन के ही बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण तथा बीज का विकसित होना ही क्या कहलाता है, अनिषेक जनन। किसके द्वारा, बिना निषेचन के ही। अनिषेक, जाहिर सी बात है, अनिषेक बोल रहा है यानी बिना निषेचन के। बिना निषेचन का ही क्या होगा, बीजांड द्वारा। बीज किस में बदल जाते हैं, बीजांड में। तो बिना निषेचन के द्वारा ही बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण, एक होता है द्विगुणित जिसमें 2 n होते हैं, लेकिन अगुणित में क्या होंगे, स्मॉल n होंगे। अगुणित भ्रूण तथा बीज का विकसित होना ही क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। जिसे एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, धतूरा हुआ, आलू भी ले सकते हैं। आलू में बीज होते हैं, नहीं होते हैं। होता कहाँ है, नहीं होता है, कायिक जनन होते हैं, उसमें भी तो निर्माण हो जाते हैं। उसके जो आलू का आँख जो होता है, उसी से ही क्या हो जाते हैं, जनन हो जाते हैं ना। तो कितने थे, अभी 4 हुआ, आगे देखते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है, बोलो बच्चा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले जाए।
देखिए बच्चा, उसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन है अनिषेक फलन क्या है। एक होता है अनिषेक जनन और दूसरा उसी से रिलेटेड आता है कि अनिषेक फलन। अनिषेक जनन के बारे में भी बताए हैं, जिसमें बाह्य दल, दलपुंज ये सब लगे थे। लेकिन इसमें क्या है अनिषेक फलन में कि बिना निषेचन के ही, यानी निषेचन नहीं होगा, नरयुग्मक और मादा युग्मक का संलयन नहीं होगा, तो यानी बिना निषेचन के ही अंडाशय से क्या बन जाए, फल का निर्माण हो जाए। अंडाशय से फल का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, अनिषेक फलन, लेकिन बिना निषेचन के, यानी निषेचन नहीं होना चाहिए। दोनों में ना कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं। अनिषेक जनन की परिभाषा अनिषेक फलन का दे देते हैं। इसमें भी फल का निर्माण हो रहा है, उसमें भी हो रहे हैं, लेकिन उसका जो है बाह्य दल, दलपुंज ये सब क्या करते हैं, भाग लेते हैं फल बनाने में। लेकिन इसका जो अंडाशय जो है किस में बदल जा रहे हैं, फल में बिना निषेचन के। जैसे केला का या पपीता हुआ, फिर संतरा, ये सब जो होते हैं इनमें निषेचन नहीं होता है। बिना निषेचन के क्या होते हैं, अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है। समझ रहे हैं ना, ये भी एक समस्या होगी आप लोगों को अनिषेक फलन और अनिषेक जनन में। फिर आता है कि परागण क्या है। परागण सुने हैं ना, परागण क्या होते हैं, तो परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है ना। परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। होता है ना कि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाएगा, परागण कहलाता है। तो वही पराग कोश में बने पराग कणों का, देख रहे हैं ना, पराग कोश में ही तो पराग कण का निर्माण होता है। कोष मंत्री सुने हैं ना, जो रुपया रखता है उसे कोषा मंत्री कहते हैं या कोषा अध्यक्ष कहते हैं, यानी जो कोष यानी रुपए पैसे को जो रखे। तो उसी तरह पराग को रखने वाले, पराग कण को रखने वाले को क्या बोलते हैं, पराग कोष। तो पराग कोष में बने पराग कण का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं ना। सीधी सी बात है। अब परागकण को पोषण कौन देता है, टेपिटम देता है ना, अभी बात हुई थी। तो कुछ ऐसे याद करते रहिएगा ना, तो कुछ क्वेश्चन जो याद कर रहे हैं तो याद करिए कि इसके अंतर्गत इसको क्या मिलता है ना, कि इसके अंतर्गत ये क्या क्या मिलेंगे। अभी हम जैसे बात किए थे परागकण, तो एक दिमाग में आ जाए कि परागकण को पोषण कैसे मिला, तो टेपिटम के द्वारा दूसरा क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। तो ये सब चतुराई होती है। पढ़ने वाले 12-12 घंटा पढ़ते हैं, और कोई 8 घंटा पढ़ता है, कोई 4 घंटा पढ़ता है। लेकिन पढ़ते हैं तो सब अपना माइंड सेट कर देते हैं किस में, कापी पर, क्योंकि हमारा सब चीज़ वहीं पर है। स्पाइनल कार्ड को कहेंगे अभी तुम ध्यान मत भटकाना, नहीं भटकाएगा। इसके बाद देखिए, ये तो आपका पहला चैप्टर तक क्वेश्चन नंबर 6 तक थे। इसके बाद आ जाते हैं मानव जनन में, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स का नाम लिखिए। प्रसव क्या है और प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए। तो देखिए, गर्भाशय में पल रहे परिपक्व भ्रूण का शिशु के रूप में गर्भ से बाहर निकलना है क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। यानी मानव में जो जनन होते हैं तो वो भ्रूण का निर्माण तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो अगले 9 महीने तक जब तक माँ के पेट में, वो क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है। लेकिन जो ही माँ के पेट से बाहर निकला शिशु हो जाता है, और वही शिशु जो बाहर निकलता है तो उसी को क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। समझ रहे हैं ना, कि भ्रूण तो माँ के पेट में तब तक है, लेकिन जब वही बाहर आ जाएगा शिशु के रूप में तो उसी को हम लोग प्रसव कहते हैं। और प्रसव का नियमन कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, इसको लव हार्मोन्स भी बोला जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को लव हार्मोन्स भी बोला जाता है। गाय बछड़ा होते हैं ना, गाय की जो बछड़ा होती हैं तो दूध देने के लिए यही हार्मोन्स रिलीज करती हैं बछड़े को देखकर। जब वही सुइया लगा देते हैं तो हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पाता है। अगर बछड़े को नहीं देखेंगे ना गाय, तो दूध को जल्दी रिलीज नहीं करती है, तो क्या करते हैं, सब सुई लगा देते हैं, तो अपना पूरा दूध छोड़ देती है। लेकिन उसके साथ जो केसिन है, प्रोटीन, वो रिलीज नहीं हो पाता है, तो वो क्या निकल जाते हैं सीधे, बस सफ़ेद कलर का एक तरह से पानी है,
उसमें कोई प्रोटीन, कोई मात्रा नहीं है। तो इस तरह से इसको, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है ना, तो ममता, हाँ ममता, माँ की जो ममता होती है, बच्चे को देखने के बाद ना उनके स्तन में जो होते हैं दूध का निर्माण भी होने लगते हैं। तो वही इसको क्या कहते हैं, लव हार्मोन्स भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, कार्टिसोल आदि हार्मोन्स करते हैं। यानी प्रसव को जो नियमन करने वाले होते हैं तो यही होते हैं, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और कार्टिसोल। इसके बाद आता है वृषण के 2 कार्य लिखिए। वृषण तो यानी टेस्टिस, तो इसके 2 कार्य क्या होते हैं। पहला तो टेस्टोस्टेरॉन का क्या करता है, स्राव करता है, यानी निर्माण करता है। अगर यही निकाल दिया जाए तो पुरुष में क्या होते हैं, ये हार्मोन्स बनेंगे नहीं। यही अगर निकाल दिया जाए तो उनमें क्या होंगे, पुरुष हार्मोन्स होंगे नहीं, तो फिर उनसे कोई फायदा नहीं होगी। वही किया जाता है, खस्सी होती है, एक होता है बोका, तो यही टेस्टिस को क्या कर दिया जाता है, जो बच्चे होते हैं तो उनका निकाल दिया जाता है टेस्टिस को। जब निकाल देते हैं तो वही क्या हो जाती है, खस्सी हो जाती हैं। और यही नहीं निकाला जाता है तो जनन करने योग्य होते हैं, जिसको कहते हैं बोका ना। तो उसी तरह मानव में जो पहला है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स, ये मेल हार्मोन्स कहलाता है। और इसके बाद यहीं पर क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, तो शुक्राणु का निर्माण होता है। जनन के लिए जरूरत है शुक्राणु की, तो उसका क्या होता है, निर्माण होता है। फिर आता है 9वां क्वेश्चन आपका कि लीडिंग कोशिकाओं के कार्य लिखिए। लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं जो होती है ना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास में जो ये क्या करती हैं, लीडिंग कोशिकाएं सहायता करती हैं। याद कर लीजिएगा, सीधी बात है, लीडिंग कोशिकाएं द्वितीयक लैंगिक लक्षण में सहायता प्रदान करती हैं। जैसे वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का क्या करती हैं, स्राव करती हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में क्या होता है, सहायता। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, ये भी पूछता है, कहाँ पाई जाती हैं, तो वृषण में है ना। वृषण की लीडिंग कोशिकाएं है ना, वृषण में पाई जाती हैं लीडिंग कोशिकाएं। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का क्या करती हैं, लीडिंग कोशिकाएं किसका स्राव करती हैं, तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। क्वेश्चन इसी तरह ही बनेंगे। अब ऐसे दे दिए हैं तो वो हो सकता है, पूछ सकता है कि लीडिंग कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन स्राव होता है, तो आप लोग कहेंगे सर जी तो पढ़ाई नहीं स्कूल में लिखवाया नहीं गया, हम कहीं पढ़े नहीं, सब वहीं पर दिख रहा है ना। या लीडिंग द्वितीयक पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रेरित करने वाले कोशिका का नाम बताइए, तब तो कपड़ा धो के बैठ जी पूजा। द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास में सहायता करने वाली कोशिका का नाम बताइए, तब तो गया। तो वहीं पर क्या लिखेंगे, लेडिंग कोशिकाएं, LAYDING, लेडिंग कोशिकाएं। समझ गए ना। हर तरह से क्वेश्चन, बस आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए तो शायद इधर उधर होते हुए आपको आंसर मिल जाते हैं। तो इसमें दिक्कत है किसी को, ये चारों क्वेश्चन है, 4-5 होंगे, हाँ 5 हैं, कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं, परागण क्या है, गर्भाशय प्रसव क्या है, वृषण के कार्य या लीडिंग कोशिकाएं है ना। देखिए सीरियल नंबर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अनिषेक जनन था तो अनिषेक फलन, काम खत्म कर दिए। इधर परागण था ना, ये यही प्रसव था तो प्रसव के बाद तुरंत आ गए वृषण पर। ये नहीं ना कि पहले ये पढ़ा दे तो फिर वो पढ़ा दें, नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो क्वेश्चन आपको आंसर ऊपर मिलते जाएंगे, तो वो समझ रहे हैं तो ये भी क्या होंगे, लगातार समझते जाएंगे। जैसे यहीं पर टेस्टोस्टेरॉन की बात हुई है हार्मोन्स का, तो टेस्टोस्टेरॉन कौन है कोशिका रिलीज करता है, यहीं पर आ गया ना। टेस्टोस्टेरॉन को कौन है कोशिका रिलीज करता है, तो लीडिंग कोशिका है। इसको लेडिंग भी बोला जाता है अंग्रेजी में, LAYDING, लेडिंग सेल्स, लेकिन हिंदी में लिखा जाता है लीडिंग कोशिका है। जो क्या करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी सहायक लैंगिक लक्षण का क्या करता है, विकास करता है। अभी तो 9 हुआ है, चलना है बड़ा लंबा, आगे चला जाए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 10, ये है, क्या कहता है कि महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है, अर्थात महिलाओं में निषेचन
कहाँ होता है और निषेचन कला का क्या कार्य है। देखो बच्चा, पूछा है कि महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है। जाहिर सी बात है, ये अक्सर पूछता रहता है कि उसमें भी पूछ देता है कि पुष्प में निषेचन कहाँ होता है या फिर महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है। देखिए, दो चीज़ें अगर फिर से अभी क्वेश्चन में अभी बात किए तो एक आ गया महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है, या चाहे पूछ सकता है कि मानव है तो महिलाओं में पूछता है तो जानते हैं इसका निषेचन कहाँ होता है। तो महिलाओं में निषेचन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, और जबकि पुष्प में निषेचन कहाँ होता है तो स्टाइल में यानी वर्तिका में। यही होता है, एक साथ दो को याद करने का यही क्राइटेरिया। अगर कुछ आया ही कुछ कॉमन मिले तो उसको भी साथ में पकड़े रहिएगा। तो इस तरह से आपको क्या होगा, एक के साथ लगभग 2-3 क्वेश्चन भी दिमाग में चलता रहेगा। तो वही कहने का मतलब है क्या कि महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है। तो देखिए बच्चा, निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। देखिए, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है अर्थात महिलाओं में जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है तो फैलोपियन नलिका, इसको लिखे हैं, इसको लिख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब, ये भी लिख सकते हैं। यानी इसकी निषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है तो फैलोपियन नलिका में होती है। निषेचन कला अन्य शुक्राणुओं को अंडाणु में क्या करता है, प्रवेश नहीं करने देता है। अर्थात अगर एक बार अगर निषेचन अगर जो क्या बोलते हैं ये अंडाणु है, अगर एक बार अगर शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश कर गया तो बाकी अन्य शुक्राणुओं को क्या करता है, अंदर नहीं जाने देता है। किसमें तो अंडाणु में। अंडाणु में क्या करेगा, अब प्रवेश नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि एक बार जो होता है निषेचन हो जाता है तो अदर जो शुक्राणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, जिस कारण यही क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कला। यानी एक बार जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है तो बाकी अन्य जो शुक्राणु जाते हैं उसको वो क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये भी याद कर लीजिएगा बच्चा, निषेचन कला क्या होती है। देखिए, इसके बाद आता है कि अंडाशय के दो कार्य लिखे। देखिए सीरियल नंबर से आ गया ना, अंडाशय आया है तो अंडाशय के दो कार्य क्या होते हैं। तो अंडाशय के दो कार्य में क्या लिखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या करता है, ये स्राव करता है। अंडाशय जो है क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव करता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को क्या करता है, ये रिलीज करता है। और साथ में ओवम का निर्माण करता है। अर्थात अंडाशय किसका निर्माण करता है तो ओवम अर्थात अंडाणु का निर्माण करता है। तो वही है क्या कि अंडाशय के दो कार्य में क्या लिखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव और दूसरा अंडाणु का निर्माण। ये हो गया। इसके बाद आता है 12वां क्वेश्चन कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या है। देखिए, परिवार नियोजन क्या होते हैं, कहा जाता है कि सीमित परिवार, कम परिवार, यानी कहा जाता है कि हम दो हमारे दो। परिवार नियोजन कल्याण जो है कई तरह के सरकार ने क्या किया था, प्रबंधन किया, जिससे क्या होगा, कम परिवार होगा तो क्या होगा, सुखी परिवार होगा। यानी हम दो हमारे दो, ऐसे करके सरकार ने कई तरह के क्या किए, मुहिम चलाए थे, जिसमें इसको किया गया था कि इसकी कई विधियां हैं। परिवार नियोजन मतलब परिवार को एक सीमित मात्रा में रखना। तो जिसमें क्या होते हैं कि बोला है कि परिवार नियोजन की एक होती है अस्थायी विधि, एक होता है अस्थायी विधि। तो अस्थायी विधियां तो एक बार अगर वो हो जाए तो अस्थायी विधि में एक बार अगर उसको रोक दिया जाए तो फिर वो क्या कहते हैं, अगली पीढ़ी आने की संभावनाएं खत्म हो जाती है, जिसको नसबंदी कहते हैं, सीधी बात है। तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां दो ही होती हैं, जिसमें पहला होता है पुरुष नसबंदी, जिसको वैस्केक्टोटॉमी पुरुष नसबंदी कहा जाता है, यानी पुरुष नलबंदी। नलबंदी होता है, एक होता है नसबंदी। तो पुरुषों में क्या किया जाता है कि नसबंदी होती है, क्योंकि उनके नस को काटा जाता है, जिससे शुक्राणु जो होते हैं पेनिस पर आते हैं तो उसी को क्या कर दिया जाता है, वो काट दिया जाता है। अर्थात जो होते हैं, देखिए पुरुष नसबंदी एक होता है और एक होता है महिला नलबंदी। महिला में नलबंदी होता है क्योंकि ट्यूब को यानी नलिका को काटा जाता है, इसीलिए क्या बोला जाता है, महिला नलबंदी। और पुरुष का नस काटा जाता है, जिस कारण इसको बोलते हैं क्या, पुरुष नसबंदी, जिसका अंग्रेजी में वैस्केक्टोटॉमी और ट्यूबेक्टोटॉमी होता है। ये आपके क्या है, दोनों हैं। जिसमें अस्थायी विधियां में क्या आ गए, पुरुष नसबंदी आ गया और महिला
नसबंदी, यानी नलबंदी भी लिखते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे तो नसबंदी भी लिखा रहता है, क्योंकि इसकी नलिका को काटी जाती है, फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, ट्यूब मतलब नलिका को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नलबंदी। अब पुरुष का जो होता है नस काटा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, नसबंदी। अब देखिए 13वां क्वेश्चन थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, जिसमें फुल फॉर्म पूछ देता है कि IVF, MTP, ART, IUD का पूरा रूप लिखे, नहीं पूरा नाम लिखिए। ये जो है चार है, चारों के जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, इसका पूरा रूप लिखने के लिए बोलता है। तो क्या होते हैं, तो देखिए IVF, तो IVF का फुल फॉर्म क्या होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका क्या है, पूरा नाम है। इसी के साथ है MTP। MTP का फुल फॉर्म क्या होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बाद होता है ART। ART का फुल फॉर्म असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। देखिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके बाद आता है IUD, तो इंट्रायूटेरिन डिवाइस, ये आती है। तो ऐसे ही जो होते हैं कभी कभी ना, इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, तो उसको भी आप लोग सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो इसमें अगर आप, ये तो हो गए, अब देखा जाए अगला, यानी 13वां क्वेश्चन है, तो अब किसको देखा जाए, 14 नंबर। देखिए इसी तरह आता है आपका 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है कि स्वपात्र निषेचन क्या है, अर्थात स्वपात्र निषेचन किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। तो देखिए स्वपात्र निषेचन क्या होता है, इसका उत्तर हो जाएगा, महिलाओं के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर शरीर जितने ताप पर प्रयोगशाला में प्रणाली के अंदर निषेचित कराना ही क्या कहलाता है, स्वपात्र निषेचन कहलाता है। देखिए बच्चा, क्या होता है लोग स्वपात्र निषेचन, जिसको IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या होता है। तो देखिए स्वपात्र निषेचन में क्या होता है कि जैसे किसी महिला का, मान लेते हैं कि किसी महिला का जो अंडाणु है और पुरुष के शुक्राणु को क्या किया जाता है, एक ट्यूब में रखा जाता है शरीर से बाहर। एक परखनली है, जिसको परखनली कहेंगे, ये मान लेते हैं कि परखनली है, उसमें क्या किया जाता है कि जो महिला है, महिला का क्या किया जाएगा, अंडाणु निकाला जाएगा और पुरुष के शुक्राणु को, और कहा, शरीर से बाहर निकाला जाएगा। और शरीर का जो टेम्परेचर है, शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, तो शरीर के टेम्परेचर पर इसको क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में ले जाया जाता है और वहां पर निषेचित कराया जाता है, किसमें, परखनली में। यानी परखनली के अंदर क्या किया जाएगा, ओवम को डाल दिया जाएगा और साथ में क्या कर दिया जाएगा, शुक्राणु को। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, स्वपात्र निषेचन। यानी जो महिला है और पुरुष के दोनों के, यानी महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को शरीर से पहले बाहर निकाला जाता है, और निकालने के बाद क्या किया जाता है, उसको प्रयोगशाला में शरीर के टेम्परेचर पर उसको क्या कर दिया जाता है, एक परखनली में निषेचित कर दिया जाता है। और यही निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है, स्वपात्र निषेचन। तो ये हो गया। इसके बाद आता है 15वां क्वेश्चन। देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया, किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखे। देखिए कभी कभी 7 जो होता है, जो पूछा है वही लिखिए। जैसे मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 विपरीत लक्षणों का प्रयोग किया था, और यहाँ पर पूछा है कि सिर्फ 2 ही का नाम लिखना है। बच्चे क्या कर देते हैं, 7 लिख देते हैं। तो अच्छी बात है, लिखना अच्छी बात है, लेकिन जो पूछा है एकदम उसी का सटीक आंसर देना एकदम कोशिश करिएगा आप लोग कि उसी का एकदम सटीक आंसर दें। झूठे ज्यादा लेंगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा वहां पर, क्योंकि समय तो बाध्य है। तो देखिए यही है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 जोड़ी विपरीत, जिसको विपर्यासी कहते हैं, लक्षणों का चयन किए थे। यानी मेंडल ने 7 विपरीत लक्षणों का क्या किया था, चयन किया था। यहाँ पर तो अति लघुतरी प्रश्न है, लांग में इसको विस्तृत समझाएंगे, लेकिन अभी जो है, जो अति लघु लेकर आए हैं, तो अति लघु के ही बारे में किया जाएगा बात। तो यहाँ पर क्या होते हैं, मेंडल ने 7 विपरीत, जिसको विपर्यासी भी बोला जाता है,
लक्षणों का क्या किए थे, प्रयोग किए थे, जिनमें से कुछ के नाम है क्या, बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति। ये दोनों को हम ऐसे ही बढ़ा दिए कि आप लोग तो कभी कभी याद ना हो तो 2 और बढ़ा दिए, क्योंकि यहाँ पर तो समझा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में सिर्फ 2 ही लिखिएगा। इसके बाद आता है कि डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। देखिए डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो देखिए डाउन सिंड्रोम में, देखिए डाउन लिखा है, पुरुषों में क्या होते हैं, यानी मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, तो ये डाउन लिखा है तो समझिए यहाँ पर एक गुणसूत्र की क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है, यानी एक गुणसूत्र क्या हो गया, अप हो गया है। ये डाउन लिखा है, लेकिन बच्चे यही गलती कर बैठते हैं कि डाउन है तो एगो क्या होगा, कम होगा, लेकिन कम नहीं होगा, एक ज्यादा हो जाता है। तो देखिए डाउन सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 2n+1 अर्थात 47, और टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, एगो घट जाती है अर्थात 2n-1 अर्थात 45। देखिए बस यहाँ पर याद कर लीजिएगा बच्चा कि डाउन दिया है तो यहाँ पर डाउन नहीं करेंगे, एक कम नहीं करेंगे, एक क्या करेंगे, बढ़ोतरी, और टर्नर लिखा है तो यहाँ पर एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद आता है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, कितनी होती है। तो जाहिर सी बात है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं, ये हो जाते हैं। इसके बाद आपका 19वां नंबर आता है कि डीएनए तथा आरएनए की शर्करा में क्या अंतर है। देखिए डीएनए और आरएनए की शर्करा में क्या अंतर होते हैं। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, यही ना होता है। डीएनए में जो होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, जबकि आरएनए में क्या होते हैं, राइबोस शर्करा पाई जाती है। यही एक तुच्छ अंतर है दोनों में, क्या कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। तो वही है, देखिए कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है तथा आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। यही तुच्छ अंतर पूछेगा 1 नंबर का। अब क्या करते हैं बच्चे, पूरा आधा पेज भर डालते हैं, लगते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना शुरू कर देते हैं। वो नहीं पूछा है, पूछा है क्या कि डीएनए तथा आरएनए की शर्करा में, देखिए शर्करा में क्या अंतर है। तो जाहिर सी बात है इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। इस तरह से आपका अभी 19 क्वेश्चन हुए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो बच्चा, अगला जो प्रश्न है 20वां, वो क्या है, जीवाणु में रूपांतरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और क्या निष्कर्ष निकले। देखिए बोल रहा है कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया में रूपांतरण का सर्वप्रथम किसने किया था, यानी किसने प्रयोग किया था और क्या निष्कर्ष निकाले थे। तो देखिए जीवाणु में रूपांतरण का प्रयोग जो है ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने किए थे, यानी जो थे वैज्ञानिक का नाम क्या था, ग्रिफिथ। तो देखिए ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम निमोनिया रोग के जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में रूपांतरण किया था। देखिए निमोनिया जो रोग होती है उसके जो बैक्टीरिया जो थे क्या थे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में क्या किए थे, ये रूपांतरित किए थे। और यह पता लगाया कि आनुवंशिक पदार्थ के कारण क्या होता है, रूपांतरण होता है, अर्थात आनुवंशिक पदार्थ के कारण इनमें क्या होते हैं, रूपांतरण होते हैं, यानी स्थानांतरण होते हैं। तो वही कह रहा था क्या कि जीवाणु में रूपांतरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे हर साल 1 नंबर जरूर पूछ देते हैं, या तो बहुविकल्पी पूछता है या तो इसे, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है 21वां नंबर कि आनुवंशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए आनुवंशिक कूट जो होता है इसको हम लघु उत्तरीय प्रश्न में भी बताएंगे, क्योंकि ये 3 नंबर में पूछता है कि आनुवंशिक कूट किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ पूछा है कि 2 विशेषताएं बताइए। तो आनुवंशिक कूट जो है वास्तव में कहिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आनुवंशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला क्या है, यह कोमा रहित होता है, यानी इसमें कहीं कामा नहीं रहते हैं। ये क्या कैसा रहता है, तो कोमा रहित रहता है। और दूसरा यह असंदिग्ध होता है, अर्थात ये क्या होते हैं, असंदिग्ध, इसके बारे में
जैसे जानकारी लेना जैसे नहीं होता, कहते हैं कि असंदिग्ध हो गया है, उसी तरह ये भी है कि इसको कैसा रहता है, तो ये असंदिग्ध रहता है। इसके बाद आपका आ जाते हैं विकास चैप्टर से, जो चैप्टर आपका है विकास। देखिए अवशेषी अंग क्या है, मानव में पाए जाने वाले किसी दो अवशेषी अंग के नाम लिखिए। इसको इस क्वेश्चन को एकदम श्योर कर लीजिएगा आप लोग, प्री बोर्ड वाले भी और बोर्ड वाले भी, हर समय ये पूछता रहता है कि अवशेषी अंग क्या है। विकास चैप्टर से अगर पूछेगा तो ये जरूर पूछा जाएगा। तो क्या पूछा है कि अवशेषी अंग क्या है, मानव में पाए जाने वाले किसी दो अवशेषी अंग के नाम बताइए। देखिए अवशेषी मतलब क्या होता है, अवशेषीय जिसका अवशेष जो नहीं होते, अवशेष पदार्थ जो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको यूज नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, अवशेष के रूप में क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे हम लोग के शरीर में अवशेषी पदार्थ कई बनते हैं, जैसे आंसू हुआ, अवशेषी अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ यानी जो बेकार हो जाते हैं। लेकिन ये क्या है, अवशेषी है जो हमारे शरीर में कोई काम का नहीं है, फिर भी वो क्या है हम लोगों के साथ जुड़ा है, लेकिन भविष्य में क्या होगा, वो विलुप्त हो जाएगा। वही क्या कहलाता है, अवशेषी अंग। यानी हमारे शरीर में तो है लेकिन उसका कोई कार्य न है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। तो देखिए वे अंग जो जीवधारियों द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो गए हैं। यानी वही अंग जो बोल रहे हैं अभी कि वही अंग जो क्या होते हैं, उसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यानी जीवधारी तो लिए हैं लेकिन साथ में है, लेकिन उसका कहीं उपयोग नहीं है, एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। यानी भविष्य में समाप्त होने की भी संभावना प्रकट करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। जैसे निमेषक पटल, ये जो हम लोगों के आंख के ऊपर का जो पटल का जो होता है निमेषक पटल, वो क्या होता है, अवशेषी होते हैं। शरीर के बाल यानी शरीर पर जो रोआ है, बाल है, ये भी क्या है हम लोगों का अवशेषी। किसी में देखिए बहुत ज्यादा बाल होते हैं, किसी में होता ही नहीं है, तो उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है कि शरीर पर ज्यादा बाल है तो ज्यादा अंतर आएगा, या जिस पर नहीं है तो देखिए क्या होता है, ये एक तरह से माना गया क्या है, ये अवशेषी अंग है, इसके हमारे कोई कार्य नहीं है, तो ये भी क्या एक तरह से अवशेषी अंग है। इसके बाद उच्च कशेरुकाएं, जो रीढ़ की हड्डी की जो आखिरी में जो हम लोग कहा जाता था कि पूंछ रहती थी, वो भी धीरे धीरे क्या हो गई, अवशेषी हो गई, उसका भी कोई कार्य नहीं है। जैसे कहा जाता है कि हम लोगों के जो पूर्वज के थे वो क्या थे, पूंछ पाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इनका कोई कार्य नहीं था, तो ये क्या हो गए, अब विलुप्त हो गए। तो वही सब क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। इसके बाद आता है मानव का उद्भव किस युग में हुआ था। देखिए इंपॉर्टेंट है, मानव का उद्भव यानी मानव का विकास किस युग में हुआ था। क्रो-मैग्नान मानव जंतु वैज्ञानिक, क्रो-मैग्नान मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। क्रो-मैग्नान मानव का जो जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होगा वो, और मानव का उद्भव किस युग में हुआ था। तो देखिए मानव का उद्भव प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। देखिए मानव का जो युग उद्भव हुआ था वो प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। और क्रो-मैग्नान मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस सैपियंस। यानी मानव के जो है क्रो-मैग्नान मानव की जो जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस सैपियंस है। इसके बाद आते हैं मनुष्य के 4 विषाणु जनित रोग के नाम लिखिए। यानी वायरस से होने वाले जो मानव में है, यानी मनुष्य में जो है विषाणुओं के द्वारा यानी वायरस के द्वारा होने वाले कोई 4 रोग का नाम बताइए। तो देखिए सबसे पहले आता है डेंगू। डेंगू वायरस है जो होता है, डेंगू हुआ, चेचक हुआ, खसरा हुआ, ये सब क्या है, वायरस से होने वाले बीमारी है। तो उसी के अंतर्गत आता है क्या है, डेंगू हुआ, खसरा, चेचक, पोलियो, ये सब किसके द्वारा होते हैं, तो वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई बच्चा, अगला जो क्वेश्चन है आपका 25वां, परजीवी द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। देखिए परजीवी द्वारा, जो परजीवी जो होते हैं यानी परजीवी जो जंतु होते हैं उनके द्वारा होने वाले रोग यानी परजीवी के द्वारा। तो देखिए परजीवी के द्वारा क्या होते हैं, पहला जो रोग होगा हाथी पांव, जिसको फिल पांव भी बोला जाता है, जिसको फिल पांव या फिर हाथी पांव,
यानी इसको फाइलेरिया भी बोला जाता है। जैसे जो व्यक्ति या मनुष्य का जो पैर होता है वो कैसा हो जाता है, हाथी की पैर की तरह क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। और ये किसके कारण होते हैं, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। देखिए जो भी मच्छर अगर काटता है तो समझ जाइए वो मादा ही काटती हैं, क्योंकि मादा को अंडे देने हैं और अंडे देने के लिए उनको पोषण की जरूरत पड़ती है। तो वही क्या करते हैं, मानव का या जो जंतुओं का क्या करती हैं, वो लोग खून पीती हैं। तो उन्हीं के काटने से, यानी मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है बच्चा, तो हाथी पाँव रोग हो जाते हैं। यानी हाथी पाँव रोग किसके कारण होते हैं, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर। ये कौन सा जंतु है, तो परजीवी जंतु है। इसके बाद आता है मलेरिया रोग। देखिए मलेरिया रोग भी क्या है, मच्छर के ही काटने से आता है, लेकिन इसमें भी क्या होती है, मादा एनाफिलीज मच्छर जो होते हैं ये काटते हैं। देखिए मच्छर जो काटने वाले होंगे, अगर आपको काट रहे हैं तो समझिए कि वो कौन सा होगा, उसकी प्रजाति में वो मेल होगा कि फीमेल, पहचानने का वही है क्राइटेरिया कि वो काटते हैं। मादा मच्छर जो करती क्या है कि वो सब खून पीना है, अंडे देने के लिए उनको पोषण चाहिए। और कभी कभी देखेंगे इधर खुले मैदान में हम लोग जब चलते हैं रोड पर, चाहे बैठे रहते हैं फील्ड में, तो सर के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे मच्छर घूमते रहते हैं लेकिन काटते नहीं हैं। तो उनको कहा जाता है कि वो क्या है, नर है। लेकिन मादा का क्या कार्य है, अंडे देना है। अंडे देने के लिए उनको पोषण चाहिए। तो पोषण कहाँ से मिलेंगे, तो जंतुओं के खून से। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम लोगों को जो मच्छर काटते हैं सब, तो सब कौन काटता है, तो मादा मच्छर ही काटती है। तो वही है। इसके बाद आता है इंटरफेरॉन क्या है, इनका कार्य लिखिए। देखिए इंटरफेरॉन क्या है, क्या है कि इंटरफेरॉन क्या होता है। तो देखिए इंटरफेरॉन बोला है ना, तो इंटरफेरॉन जो होता है वायरस प्रोटीन अणु है। इंटरफेरॉन सिंपल सी बात है कि इंटरफेरॉन क्या है, वायरस प्रोटीन अणु है। जो वायरस हम लोगों के शरीर में जाएगा तो उसको रोकने का ये क्या करता है, काम करता है। यानी वायरस को रोकने का काम कौन करता है, तो इंटरफेरॉन करता है। तो वही कह रहा है क्या कि इंटरफेरॉन विषाणु प्रोटीन अणु यानी वायरस प्रोटीन अणु है। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं, यानी जब कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, विषाणु से संक्रमित हो जाती हैं, जब कोशिकाएं विषाणु से क्या हो जाती हैं, संक्रमित हो जाती है। यानी जो कोई जैसे कुछ वायरस हम लोग के शरीर में आएंगे तो कुछ कोशिकाओं को क्या करेंगे, संक्रमित करेंगे। तो उन संक्रमित होती हैं तो ये विषाणु के संक्रमण को क्या कर देती है, रोक देती है। यानी उन्हीं कोशिकाओं को संक्रमण से क्या कर देता है, ये रोक देता है। तो समझ में आया कि क्या है, इंटरफेरॉन विषाणु प्रोटीन अणु है। जब कोशिकाएं विषाणु से क्या हो जाती है, संक्रमित होती हैं, तो ये विषाणु के संक्रमण को क्या कर देता है, रोक देता है, यही रोक देता है। इसके बाद आता है क्या, 27वां क्वेश्चन, स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। यानी स्वास्थ्य को क्या करना है, परिभाषित करना है। स्वास्थ्य कहते किसे हैं। देखिए स्वास्थ्य एक होता है, तो स्वास्थ्य की परिभाषा जो होते कई तरह के आए थे और कई लोगों ने अपना अपना मत दिया था। लेकिन WHO यानी हु के द्वारा, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, यानी WHO हु के द्वारा जो एक कहा जाता है कि एक व्यक्ति स्वस्थ कब हो सकता है, जब वो एक तरह से शारीरिक हो, मानसिक और सामाजिक, अगर तीनों अवस्थाओं में अगर वो स्वस्थ है तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो स्वस्थ है, और नहीं तो नहीं है। मान लेते हैं कि समाज किसी का देखिएगा, समाज में उसका जो सामाजिक तौर पर वो अच्छा न रहे, शरीर स्वस्थ है, मानसिक स्थिति भी ठीक है, लेकिन पता चला समाज में वैसी उसकी स्थिति नहीं है, तो उसे क्या बोल सकते हैं, अस्वस्थ बोल सकते हैं। क्या किया जाए, देखिए इसी तरह जब समाज में भी अच्छे हैं, शारीरिक भी ठीक ठाक है, तो क्या होता है, किसी का मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। शरीर से देखेंगे तो हत्ते कट्टे दिखेंगे, समाज में भी बैठेगा तो समाज भी ठीक ठाक, लेकिन वो अंदर से क्या होगा, डिप्रेशन होगा, मानसिक तनाव में होगा, तो उसे भी क्या बोल सकते हैं, स्वस्थ नहीं बोल सकते हैं। और एक अदरवाइज होता है कि शरीर एकदम स्वस्थ न रहे, मानसिक ठीक है, कितना ठीक रहेगा जी, एक लिमिटेड तक ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य तभी स्वस्थ हो सकता है जब वो क्या होगा, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्तर पर क्या होगा, स्वस्थ होगा, तभी उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्वस्थ है, और नहीं तो नहीं है। इसके बाद देखिए
28वां क्वेश्चन, मनुष्य में 4 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखे। यानी बैक्टीरिया से होने वाले कोई 4 रोग के बारे में लिखना है। तो देखिए बैक्टीरिया से होने वाले लोग, अभी वायरस से बताए थे, तो वायरस से बताए थे तो उसमें क्या था, डेंगू, इसके बाद मलेरिया, और तो कुछ था, निमोनिया था, चेचक था, खसरा था, ये सब क्या थे, वायरस से होने वाले। अब क्या बताएंगे, बैक्टीरिया से होने वाले। तो जिसमें होता क्या है, हैजा होता है, हैजा, टिटनेस, निमोनिया, देखिए सॉरी निमोनिया उसमें नहीं था, निमोनिया, काली खांसी, ये सब क्या है, इससे होने वाली रोग है। किससे, तो जीवाणु से होने वाली रोग है। देखिए क्या है, हैजा, टिटनेस, निमोनिया, काली खांसी, ये सब क्या है, किससे रोग होने वाली है, तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इसी क्रम में आते हैं, दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है। देखिए दूध से दही है ना, दूध से दही बनाने वाली बैक्टीरिया का नाम बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछता रहता है अक्सर, जनरली चीज़ों में भी आमतौर पर भी लोग पूछ देते हैं कि दूध से दही तो बनता है, किस कारण बनता है। तो देखिए इसकी बैक्टीरिया एक होती है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, उसी के कारण ये क्या होता है, दूध से दही बनाता है। यानी कौन सा बैक्टीरिया का नाम क्या है, दूध से दही बनाने के लिए, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। इसी क्रम में आते हैं 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन है, सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग होता है। यानी सिरका उत्पादन में, सिरका का उपयोग होता है तो उसके उत्पादन में कौन सा जीवाणु का उपयोग होता है, तो उस जीवाणु का नाम है एसिटोबैक्टर एसीटी। यानी सिरका बनाने वाले जो जीवाणु हैं उसका नाम क्या है, एसिटोबैक्टर एसीटी। ये हो गए 30 क्वेश्चन। अब चलते हैं 31वें क्वेश्चन पर। देखिए आपका 31वां क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्या है, पेनिसिलिन। देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। देखिए पेनिसिलिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से खोज थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो जो सैनिक घायल हो रहे थे तो उनको सबसे ज़्यादा अगर दवा दी गई थी, यानी कोई भी अगर दिया गया था उसका वहाँ पर टीका चाहे सुई चाहे दवा, वो सबसे ज़्यादा दिया गया था, तो कौन सा, पेनिसिलिन। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है, उसमें जो सिपाही घायल हो रहे थे तो उनको पेनिसिलिन ही दिया जा रहा था, जो सबसे ज़्यादा उस समय प्रचलित था। तो देखिए वही पूछ रहा है क्या कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज सन 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह पेनिसिलिन निटेटम कवक से प्राप्त होती है। निटेटम कवक जो होते हैं, एक तरह से कवक का नाम है निटेटम, उसके द्वारा ये क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इसी से क्या होते हैं, पेनिसिलिन बनाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि कभी पूछ देता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो पेनिसिलिन कौन से, जो घायल हो रहे थे सैनिक, उनको कौन सा सबसे ज़्यादा दवा दिया जा रहा था, यानी कौन सा इंजेक्शन होगा या दवा होगा दिया जा रहा था, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर इसका यूज हुआ था तो पेनिसिलिन का। इसके बाद आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण को, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसको स्थिरीकरण करने के लिए 2 सूक्ष्म जीव कौन कौन से थे। तो पहला था नानस्टाक, इसके बाद एनाबिना, राइजोबियम। यहाँ पर 3 लिखे हैं, तीनों में से कोई 2 ही लिखना है आप लोगों को, तीसरा भी लिख दिया है। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित यही है, नानस्टाक और एनाबिना। राइजोबियम भी याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको वहाँ पर पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, 2 से 3 हो सकते हैं। इसके बाद देखिए बायोगैस क्या है। बायोगैस क्या है, बायोगैस के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए बायोगैस जो होता है विभिन्न गैसों का क्या है, एक तरह से मिश्रण है। बायोगैस जो है विभिन्न गैसों का क्या है, मिश्रण होता है। और ये किससे बनते हैं, तो घरेलू और कृषि अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा ही बनाया जाता है। देखिए बायोगैस जो है कुछ ज़्यादा नहीं है, बायोगैस जो होता है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें जो विभिन्न गैसों में कौन से गैस आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, हाइड्रोजन आता है, और इसका जो मुख्य घटक है वो है मेथेन। मेथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड,
जिनका अनुपात कितना है, 2 संबंधे 1 संबंधे 2 का अनुपात करके इसको बनाया गया है बायोगैस को, जिसमें से इसका मुख्य अपघटक मीथेन है। तो देखिए यही कह रहा है क्या कि बायोगैस विभिन्न गैसों का क्या है, मिश्रण है, और जो घरेलू और कृषि अपशिष्टों के द्वारा क्या किया जाता है, यह बनाया जाता है। अर्थात बायोगैस क्या है, बायोगैस एक सिंपल सी परिभाषा दीजिएगा, बायोगैस क्या है। तो बायोगैस जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है, यही बोलेंगे, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। और ये किससे बनते हैं, तो जो घरेलू और कृषि अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है, ये होते हैं। और साथ में एक चीज और होता है इसमें, इसका जो मुख्य घटक होता है वो कौन सा होता है, मीथेन होता है। लेकिन साथ में कौन कौन से गैसें रहेंगे, हाइड्रोजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन, देखिए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये तीनों का मिश्रण होता है, जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को 2 संबंधे 1 संबंधे 2 के अनुपात में मिश्रण करके बनाया जाता है। और इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग जो होता है घरेलू जो होते हैं खाना वाना पकाने में ईंधन के रूप में किया जाता है, वाहन के रूप में किया जाता है, ये सब के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, यानी डीएनए कैंची किसे कहते हैं। देखिए डीएनए अणु को कौन तोड़ता है, कैंची का मतलब काटना है, यानी डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम काटता है या फिर तोड़ता है। तो डीएनए अणु को तोड़ने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, देखिए याद कर लीजिएगा, डीएनए कैंची का नाम, एंडोन्यूक्लिएज के कारण क्या होता है, डीएनए अणु को तोड़ा जाता है या फिर उसको काटा जाता है। तो वही क्या है कि डीएनए अणु को तोड़ने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी पूछ सकता है कि डीएनए कैंची क्या होती है, तो एंडोन्यूक्लिएज होता है। अब बात है कि इसको काटने के लिए होगा तो जोड़ने के लिए भी तो होंगे। डीएनए अणु को जोड़ने वाला कौन सा एंजाइम है, तो उसके लिए लाइगेज है, और तोड़ने वाला एंडोन्यूक्लिएज। तो वही फिर पूछेगा अगला प्रश्न, डीएनए खंड को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं, तो लाइगेज एंजाइम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जबकि तोड़ने के लिए एंडोन्यूक्लिएज का। फिर इसके बाद आते हैं 36वां क्वेश्चन, आपका आ गए, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं मंजिल पर, 9वां चैप्टर आ गए हैं। पुनर्योगज डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए पुनर्योगज डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, तो पुनर्योगज डीएनए क्या होते हैं वो जब लेकर आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, तो उसमें आपको विस्तृत बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए सन 1972 ईस्वी में स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने क्या किया था, इसकी खोज किए थे। यानी किसने किया था, तो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर, यही थे। ये आपका 36वां क्वेश्चन था। अब चलते हैं 37वां क्वेश्चन पर। देखिए बच्चा, आपका जो 37वां क्वेश्चन है, देखिए धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच रहे हैं। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब धीरे धीरे मंजिल, यानी अभी पहुंचे हैं लेकिन अभी आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं, आधा से अधिक चले गए हैं। तो देखिए 37वां आपका क्वेश्चन है। देखिए जितना अभी तक क्वेश्चन बताए हैं सब जान जाइएगा कि एग्जाम में आना ही आना है, यानी सब नहीं आएंगे लेकिन इंपॉर्टेंट जो बताएं इससे अब बाहर कुछ नहीं। एक शब्द होता है कि इससे बाहर अब नहीं, यानी अति लघु अगर पूछेगा तो अब इससे बाहर कुछ नहीं। तो ध्यान से देखा जाए इसको भी। 37वां क्वेश्चन क्या है कि प्लाज्मिड क्या है, यह कहाँ पाया जाता है। देखिए प्लाज्मिड क्या है और यह कहाँ पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या है, यह जीवाणुओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है। देखिए प्लाज्मिड जो है किसमें पाया जाता है, तो जीवाणुओं में, और उसमें क्या है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र है। वही क्या कि ये जीवाणुओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है। यानी ये क्या है, एक तरह से गुणसूत्रीय पदार्थ है लेकिन क्या है, जीवाणुओं में अतिरिक्त है, जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। देखिए एक तो अतिरिक्त है तो इधर उधर जा सकता है। तो वही कह रहा है क्या कि ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला एक तरह से अतिरिक्त गुणसूत्रीय है।
जो क्या करता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। ये किसमें पाए जाते हैं? ये जीवाणुओं और ईस्ट में पाए जाते हैं। ईस्ट भी क्या है? एक तरह से एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। यानी ईस्ट में भी पाया जा सकता है और किसमें? जीवाणुओं में। इसके बाद देखिए एक आपका अगला जो क्वेश्चन है कि बायोपायरेसी किसे कहते हैं। देखिए बायोपायरेसी इंपॉर्टेंट है, ये आप हर एक व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए बायोपायरेसी होती क्या है। तो देखिए बायोपायरेसी जो एक तरह से कहा जाता है कि जैसे हमारा कोई सामान है और हम अपना कोई एक कंपनी खोले हैं और उस कंपनी का कुछ लोगो होगा, तो उसी लोगो और कंपनी का जो डुप्लीकेट माल मार्केट में बिना अनुमति के ही क्या कर दें, सप्लाई करें यानी बेचें, तो उसी को क्या कहते हैं? बायोपायरेसी। लेकिन ये अपने बात हो रही थी, अब ये क्या बात होगी? दूसरे के लिए यानी दूसरे देशों की बात होती है। तो वही क्या है कि जब किसी देश की कंपनियां, तो देखिए ये सब होते ही है ऐसे कि चलते रहेंगे और गाना बजाते रहेंगे। जब किसी देश की कंपनियां, देखिए जब किसी देश की कंपनियां या अन्य संगठन, देखिए किसी देश की जो कंपनियां होंगी या फिर अन्य कोई संगठन होगा, संगठन किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों का प्रयोग बिना प्रतिकर भुगतान, यानी जो उस पर जो कर लगना चाहिए यानी जो टैक्स लगना चाहिए उसके बिना और बिना सहमति के करते हैं, तो यही क्राइटेरिया को क्या कहते हैं? बायोपायरेसी कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि किसी देश की कंपनियां या अन्य संगठन किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों का प्रयोग बिना प्रतिकर यानी बिना कोई टैक्स का भुगतान किए या फिर बिना सहमति के करते हैं, तो यही क्राइटेरिया क्या कहलाती है? बायोपायरेसी कहलाती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि एक आनुवंशिक रूपांतरित पौधे के नाम लिखिए, यानी एक आनुवंशिक रूपांतरित पौधे का नाम। देखिए इंपॉर्टेंट है ये सब। इसके आने से क्या हो गया? बहुत ही खाद्य पदार्थों में क्या हो गए? सुधार हो गए। तो वही कह रहे हैं कि एक आनुवंशिक रूपांतरित पौधे के नाम लिखे। तो देखिए उस पौधे का नाम क्या है? सुनहरा चावल, जिसको क्या बोल सकते हैं? गोल्डन राइस। यानी यही क्या है? एक तरह से सुनहरा चावल जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस। इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो विटामिन ए का क्या होता है? मुख्य स्रोत होता है। यानी आनुवंशिक रूपांतरित जो पौधा है उसका नाम जो है क्या है? गोल्डन राइस यानी सुनहरा चावल, जो क्या है? एक तरह से इसमें क्या पाई जाती है? बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो क्या है? ये एक तरह से विटामिन ए का मुख्य घटक है। यानी इसमें कौन सा मुख्य घटक विटामिन ए किसमें पाए जाएंगे? सबसे ज्यादा कहा जाता है तो राइस में, यानी गोल्डन राइस में क्या है? ये मुख्य घटक है। इसके बाद आता है बीटी फसल क्या है। देखिए बीटी फसल क्या है? तो बीटी फसल जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल है। देखिए बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी बीटी फसल जो होता है वो क्या होता है? एक बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा लगाया गया एक ऐसा पौधा है यानी फसल है जो क्या करता है? जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी देखिए जो क्या बोल सकते हैं एक तरह से आप लोग को बीटी फसल के बारे में, कि बीटी फसल जो होते हैं, बीटी जो फसल होते हैं एक तरह से ऐसा बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया पौधा है जिसमें क्या होते हैं? कीटनाशकों की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे नहीं होता है कि कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होता है कि उस पर कीट न लगे, यानी कोई बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव उस फसल को नुकसान न करे, तो उसके लिए क्या करते हैं? कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं। लेकिन बीटी फसल में क्या किया जाता है? कोई इसका यूज नहीं होता है। यानी जो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी फसल जैसे होता है तो क्या किया जाता है? उसके लिए बीटी फसल की बात हो रही है। अगर साधारण जो फसल होता है तो उस पर क्या करते हैं? कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं। लेकिन जब बीटी फसल होता है तो उसमें क्या होते हैं? कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? बीटी फसल। बीटी का मतलब क्या होता है? बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस। थ्यूरिंजिएसिस, देखिए बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस इसका क्या होता है?
बीटी का फुल फॉर्म होता है। कभी कभी पूछ देता है कि बीटी का फुल फॉर्म बताइए, तो बैसिलस थूरियनजेसिस ये होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है चर घातांकी की वृद्धि के समीकरण को लिखिए। देखिए चर घातांकी के वृद्धि के समीकरण 1 नंबर में पूछता है। पूरे बायोलॉजी चैप्टर में सिर्फ यही एक जगह आता है जो आ जाता है समीकरण पूछ देता है, तो इसको एकदम कंफर्म है कि इसको पढ़ कर जाइएगा। तो देखिए चर घातांकी की वृद्धि के समीकरण को लिखने के लिए dn अपन के dt बराबर स्मॉल r इंटू n यही होता है। यानी चर घातांकी का जो समीकरण होता है dn अपन के dt बराबर rn, यानी इसको d dt इंटू n बराबर rn ये लिखा जा सकता है। ये आपका 44वां हो गया। अब चलते हैं 45वां क्वेश्चन पर। देखिए बच्चा अगला जो क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी पूछता है कभी कभी। तो बायोस्फीयर रिजर्व का बायोस्फीयर का मतलब जो होता है जैवमंडल। जैवमंडल क्या है, इसका सीधी सी बात है। देखिए ऐसे अंग्रेजी में पूछ देगा बायोस्फीयर तो थोड़ा सा अजीब लगेगा कि क्या कहते हैं, लेकिन जो ही जैवमंडल बोलेंगे तो तुरंत वहां पर क्या आ जाते हैं, दिमाग में आ जाएगा कि जैवमंडल क्या होते हैं। तो देखिए जैवमंडल में क्या पाए जाते हैं, जहां पर स्थल होंगे, स्थल मंडल, नभमंडल और वायुमंडल, तीनों जिसमें पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। सीधी सी बात है, जहां पर स्थल होंगे, स्थल यानी जमीन, आसमान, और बीच में जो पाए जाते हैं वो होते हैं वायु, यानी ये तीनों क्षेत्रों को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। सीधी सी बात है। और जहां पर क्या करते हैं, सजीव निवास करते हैं। ये भी है कि जहां पर सजीव क्या करेंगे, निवास करेंगे। तो वही बायोस्फीयर अर्थात जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां सजीव क्या करते हैं, निवास करते हैं। और यह स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। यानी जलमंडल भी होना चाहिए, स्थल मंडल भी होना चाहिए और वायुमंडल, यानी तीनों होने चाहिए। और वो ऐसे नहीं है, वहां पर सजीव को भी रहना जरूरी है। यानी सजीव वहां पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। बायोस्फीयर यानी जो जैवमंडल होते हैं। इसके बाद आता है इकोटोन क्या है। देखिए इकोटोन क्या होता है ये पूछा है। तो दो पारितंत्र के मिलने पर बना संक्रमण क्षेत्र, यानी दो पारितंत्र, यानी दो पारितंत्र जो होते हैं, पारितंत्र जो होते हैं यानी दो पारितंत्रों के आपस में मिलने पर वहां पर जो संक्रमण वाला क्षेत्र मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोटोन बोलते हैं। देखिए दो पारितंत्रों के मिलने पर बना संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों पारितंत्रों के जीव क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन। जैसे में देखिए दलदल है, स्थल है और जल है, दोनों के मिलाने से ही क्या बन जाते हैं, दलदल बन जाते हैं। उसी तरह ज्वार नद मुखी, यानी वह एरिया जहाँ पर क्या होते हैं, ज्वालामुखी बनी रहती है, उसी को क्या बोलते हैं, ज्वार नद मुख बोलते हैं। तो ये यानी इकोटोन क्या होंगे, दो पारितंत्रों के मिलने पर बना संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों पारितंत्र के जीव मिलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन। जैसे में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दलदल या फिर ज्वार नद मुख। इसके बाद आता है कि पारितंत्र कहते किसे। देखिए साइंस है ना, अगर एक का क्वेश्चन अगर बताएंगे तो उसी में अगर कहीं उत्तर में दूसरा क्वेश्चन अगर आ गया तो उसको बताइए। जैसे इकोटोन पूछे थे, इसमें क्या आ गया, पारितंत्र। तब पारितंत्र के बारे में पूछ रहा है कि पारितंत्र किसे कहते हैं। तो वह तंत्र जो वातावरण के जैविक और अजैविक घटक के बीच संबंध को बताता है, यानी जैविक घटक और अजैविक घटक कि दोनों के बीच का जो संबंध बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। और पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, एजी टेंसले ने। देखिए याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है कि पारितंत्र के शब्द का प्रयोग कौन किया था। तो एजी टेंसले ने कब किया था, तो 1935 में। यानी वही है कि वह तंत्र जो वातावरण के जैविक और अजैविक घटक के बीच क्या करता है, संबंध को बताता है, उसे पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने सन 1935 में किया था। इसके बाद आता है आपका 48वां क्वेश्चन, खाद्य जाल क्या है। देखिए बच्चा,
बोल रहा है कि खाद्य जाल क्या है। तो देखिए खाद्य जाल यानी सूक्ष्म जीवों को खाने वाले, नहीं छोटे से छोटे जीवों को खाते खाते एक बड़े स्तर पर जो जीव खाते रहते हैं, यानी एक खाद्य श्रृंखला बनती रहती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य जाल। जैसे प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से एक जटिल तंत्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं। जैसे कीट है, कीट को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सांप, सांप को खाता है मोर, मोर होंगे और भी कुछ खाते होंगे, और इनको खाने वाले जो जीव जंतु मिल जाते हैं तो उसी को क्या कर देते हैं, शेर। तो देखिए कीट हुआ, मेंढक हुआ, सांप हुआ, ये सब क्या है, एक तरह से खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत खाद्य जाल बनाते हैं। तो वही क्या हो रहा है क्या कि प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से एक जटिल क्या हो जाते हैं, तंत्र का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। और आपका 49वां क्वेश्चन है कि अपमार्जक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए अपमार्जक क्या होते हैं, तो अपमार्जक जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कहते हैं कि तू मर हम तुमको खाएंगे। अपमार्जक यही कहता है कि तू मर हम तुमको खाएंगे, और चुपचाप ऐसे देखता रहता है कि कब ये मरे तो हम उसको खाएं, कब मरे तो खाएं, और जब मर जाते हैं तो उसी को क्या करने लगते हैं, खाने लगते हैं। अपमार्जक का यही कहानी है कि अपमार्जक कहता है कि तू मर हम तुमको खाएंगे, और वो चुपचाप देखता रहता है कि वो मरे तो हम उसको खाएंगे, मरे तो खाएंगे, और अंत में जब वो मर जाता है तो उसी को क्या कर देते हैं, खा जाते हैं। यानी ये क्या करते हैं, मृत शरीर को खाते हैं, यानी मृत शरीर को खाते हैं, जिस कारण इसे क्या बोलते हैं, अपमार्जक। इसके अंतर्गत आते हैं गिद्ध आता है। देखिए गिद्ध जो होता है सड़ी से सड़ी हुई मांसों को क्या करता है, खाता है। लकड़बग्घा भी क्या होते हैं, ये मरी हुई चीजों को खाते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो अपमार्जक के अंतर्गत। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चा, अब आपका 50वां क्वेश्चन यानी हाफ सेंचुरी पर आ गए, यानी हाफ सेंचुरी पर आ गए। देखिए 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खड़ी फसल क्या है। देखिए बच्चा, खड़ी फसल किसे कहते हैं ना, खड़ी फसल का मतलब खड़ा होना, नाम से याद कर लीजिएगा, खड़ा रहना। यानी वे फसल जो पैदावार, यानी पैदावार तो हो गए हैं, यानी पैदावार यानी फसल क्या है, पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उनको अभी खेतों से काटा नहीं गया है, उसी को क्या बोलते हैं, खड़ी फसल। जैसे नहीं होता है कि धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, तो लोग कटिया बोलते हैं कि कटिया करने जा रहे हैं। अगर वो कटा नहीं है तब तक तो वो क्या है, खड़ी फसल है। लेकिन अगर जो ही उसको काट देंगे और उसको बोझा बांध देंगे तो वही क्या हो जाते हैं, खड़ी फसल के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए खड़ी फसल का मतलब आप समझ गए होंगे। खड़ी फसल कहते किसे हैं कि वे फसल जो पैदावार यानी जो पैदा तो हो गए, यानी क्या बोलने का मतलब है कि खेत की वह उपज या पैदावार जो तैयार हो गई है लेकिन अभी कटी ना हो, उसी को क्या बोलते हैं, खड़ी फसल। यानी खेत, देखिए खड़ी फसल का मतलब खेत में जो उपज हो रहे हैं अनाज, यानी जो उपज या पैदावार है लेकिन अभी उसको काटा नहीं गया है। अगर काट दिया गया होता तो वो खड़ी फसल नहीं होगी। अभी खेतों में क्या है, वो फसल पूरी तरह से तैयार है लेकिन कटा नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खड़ी फसल बोलते हैं। समझ गए। यानी सीधी सी बात है, जैसे गेहूं हुआ, धान हुआ, खेतों में एकदम पूरी तरह से उपज है, यानी काटने के तैयार है लेकिन अभी काटा नहीं गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खड़ी फसल। तो खड़ी फसल के बारे में हो गया। इसके बाद आता है वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, तो यह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। इसमें लकड़ी काटने, पशुओं को चराने, व्यक्तिगत स्वामित्व आदि पर प्रतिबंध लगा होता है। इसका संरक्षण राज्य सरकार के क्या होता है, अधीन होता है। देखिए
वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है? तो वह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जंतुओं को या पशुओं को क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। वहां पर लकड़ी काटने के लिए या फिर जो चराने वराने के लिए ले जाते हैं, या फिर व्यक्तिगत स्वामित्व आदि पर क्या होता है? पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। यानी वो क्या कहा जाता है कि सरकारी जमीन है, ऐसा वन जहां पर लकड़ी नहीं काटा जा सकता है, पशुओं को चराया नहीं जा सकता है, और वहां पर लोग अपना अधिकार न जमा सकें, उसी को क्या बोलते हैं? वन्य जीव अभयारण्य। यानी वो एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वो लकड़ी को भी नहीं काटना है, चराने भी नहीं ले जाना है, व्यक्तिगत स्वामित्व भी वहां पर नहीं दिखाना है। यानी ये सब सरकार क्या किया है? पूरी तरह से प्रतिबद्ध कर दिया है। उसी को क्या बोलते हैं? वन्य जीव अभयारण्य। समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए 4 राष्ट्रीय उद्यान के नाम। देखिए 4 राष्ट्रीय उद्यान के नाम। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड से। 4 राष्ट्रीय उद्यान के नाम बताइए। तो देखिए सबसे पहला जो आता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तर प्रदेश में है। देखिए दुधवा राष्ट्रीय जो है उद्यान कहाँ पाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में जिम कॉर्बेट उद्यान उत्तराखंड में, यानी जिम कॉर्बेट जो है कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। इसके बाद आ जाते हैं काजीरंगा उद्यान असम में, दौचिगम उद्यान जम्मू और कश्मीर में। तो देखिए 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम में 4 राष्ट्रीय उद्यान, यानी यूपी बोर्ड के जो आपके क्लास 12th में जो पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उद्यान अगर पूछ देगा कि कोई 2 उद्यान का नाम बताइए, 1 नंबर में पूछता है, तो आप सबसे पहले तो एक ही दिमाग में आता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। इसके बाद जिम कॉर्बेट उद्यान उत्तराखंड में। इसके बाद आ जाते हैं कहां पर? काजीरंगा उद्यान असम में और दौजिगम उद्यान जम्मू और कश्मीर में। ये 4 हो गए। इसके बाद आते हैं आपका 53वां क्वेश्चन, सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहोपकारिता किसे कहते हैं? तो सहोपकारिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें 2 जीवों को एक दूसरे के कारण लाभ होता है। देखिए सहोपकारिता कहते हैं कि साथ साथ चलेंगे तो दोनों को क्या होगा? लाभ होगा। अगर एक रुकेगा दूसरा जाएगा तो हो जाए सी बात है कि एक को लाभ होगा, दूसरे को क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो सहोपकारिता का मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ कि क्या होंगे कि इसमें जो होते हैं सहोपकारिता जो होती है एक ऐसी क्रिया होती है जो दोनों जीवों को एक दूसरे के कारण क्या हो जाते हैं? लाभ हो जाते हैं। सुने होंगे। तो वही कह रहे क्या? जिसमें 2 जीवों को एक दूसरे के कारण क्या होते हैं? लाभ होता है। यह एक सहजीवी संबंध होता है। जैसे देखिए यह एक क्या होता है? सहजीवी होता है। कहते हैं ना वो कौन सा है? सहजीवी। लाइकेन का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसमें शैवाल और कवक सहजीवन का क्या? सहजीवी का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, सहजीविता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल लाइकेन होता है, जिसमें कवक और शैवाल साथ साथ अपना अपना काम करते हैं। यानी सहोपकारिता का मतलब क्या होता है कि साथ साथ मरेंगे वो 7 जन्म तक, साथ नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं जन्म जन्म तक। तो वही हो, क्या क्या होना चाहिए? एक दूसरे का लाभ होने चाहिए। इसके बाद आपका आता है अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। देखिए बच्चा, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। देखिए अनुकूलन का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि अनुकूल परिस्थिति में लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधे या चाहे कोई भी जीव जंतु अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो क्या होते हैं? पनपते हैं, यानी उनकी विकास होती है, वृद्धि होती है। कोई भी जीव जंतु हो अगर उनको अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती है तो वो क्या करने लगते हैं? वृद्धि भी करने लगते हैं, साथ साथ विकास भी करने लगते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? अनुकूलन। तो उसी तरह यहाँ पर है पौधों में अपने आप को वातावरण में ढालने की क्षमता होती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। पौधों की बाह्य संरचना तथा आंतरिक संरचना पर वातावरण का क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। देखिए जाहिर सी बात है कि जो पौधे होते हैं उनके बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो वातावरण का
पड़ता है प्रभाव, लेकिन पौधों में जो होते हैं एक क्षमता पाई जाती है जो मौसम के अनुसार अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। तो देखिए बच्चा, अभी तक हमने आपको क्या किया है कि संपूर्ण किताब से जो बायोलॉजी का जो था, सब जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे सब हमने क्या किया, बता दिया। अब इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा। तो इतने को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान पूर्वक एकदम रट डालिए, एकदम समझ लिए, एकदम डेली इसको रिवीजन करते रहिएगा, जिससे क्या होगा कि कहीं से भी आपको अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इस पर ज़्यादा समय ना दे पाएं और अपना आंसर सटीक उसका दे सकें। तो देखिए ये तो अभी अति लघु लेकर आए हैं। अब अगले वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, संपूर्ण किताब से लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर जितनी इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं, फिर पेपर का सॉल्यूशन अभी हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये सब आपको बायोलॉजी का जितना भी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आपको एक मदद मिल जाएगी, 90+ यानी 95+ लाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो ये हम आपको बायोलॉजी का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सब आपको हम लेकर आते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।